मूवी के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हमें ये बता सकती है कि कहाँ पर सोल एग्जिस्ट करती है और कहाँ पर नहीं करती। यानी कि साइंस हमें सोल के बारे में सब कुछ बता सकती है। अगली सीन में हमें बहुत सारी आंखें दिखाई जाती हैं। उन आंखों पर फोकस करके हमें ये बताया जाता है कि किसी भी दो इंसानों की आंखें एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि सभी लोगों की आंखें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी इसका मतलब ये है कि सारी आंखें यूनिक है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। यानी जिस तरह फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही आंखें एक जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम इयान होता है। इयान असल में एक साइंटिस्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इयान जानवरों की आंखों पर रिसर्च कर रहा है। इसके बाद हम इयान की ही आवाज में उसकी कहानी सुनते हैं। ये उसकी जिंदगी की एक ऐसी कहानी थी जिसने की उसकी पूरी लाइफ को ही चेंज करके रख दिया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है कई साल पहले, यानी जब इयान कॉलेज में पढ़ता था। यहाँ पर इयान अपने कॉलेज में होने वाली एक पार्टी में आया होता है, लेकिन वो इस पार्टी में एंजॉय नहीं कर रहा था क्योंकि उसे ये पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर जाने की सोचता है तो तभी उसकी नजर बाहर खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का चेहरा हम देख नहीं पाते क्योंकि उसने अपने चेहरे को नकाब से ढका होता है। इयान उस लड़की को देखते ही उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, पार्टी में क्यों नहीं गई। तब ये सुनकर वो लड़की चांद की तरफ देखती है और बताती है कि देखो आज चांद कितना प्यारा लग रहा है। और तब यहाँ पर इयान उस लड़की की आंखों में देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसीलिए इयान उस लड़की से कहता है कि आपकी आंखें तो बहुत प्यारी हैं, क्या मैं इनकी तस्वीर बना सकता हूँ। तब ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बना सकते हो, बना लो। और तब यहाँ पर इयान ऐसा ही करता है, वो उसकी आंखों की पिक्चर बना लेता है। इसके बाद वो लड़की इयान से पूछती है कि अब हम दोनों पार्टी में चलें। तब इसके बाद वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं जहाँ इस बार वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। अगले सीन में इयान अपने एक दोस्त के साथ अपनी लैब में काम कर रहा होता है और तब इतनी ही देर में इयान की फीमेल फ्रेंड जो कि उसकी कोलीग भी थी वो वहाँ पर आती है और वो इस लैब में इयान के साथ काम करती है और आज भी वो हमेशा की तरह इयान के साथ काम करने के लिए आई होती है। इसके बाद इयान उन्हें अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो कि उसने चूहों की आंखों पर किया था। तब ये देखकर इयान की कोलीग उससे काफी इम्प्रेस होती है। फिर अगले ही सीन में हम इयान को उसके घर पर देखते हैं जो रात के टाइम उस लड़की की आंखों की तस्वीर देख रहा था, यानी वही नकाब वाली लड़की जो कि उसे पार्टी में मिली थी। तब उसकी आंख को देखते देखते इयान सो जाता है। अगली सुबह इयान अपनी लैब में जाने के लिए एक बस में जाता है, लेकिन फिर किसी वजह से वो रास्ते में ही बस से उतर जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने एक बिल बोर्ड पर पड़ती है जिसमें उसी लड़की की आंखें बनी होती हैं, यानी जिससे वो पार्टी में मिला था, जिसकी तस्वीर भी उसने बनाई थी। यहाँ पर इयान को ये बात पता चल जाती है कि असल में ये लड़की एक मॉडल है। इसके बाद इयान अपनी लैब आकर उस मॉडल यानी कि उस लड़की के बारे में सर्च करता है कि उस लड़की का नाम सोफी है जो एक काफी खूबसूरत मॉडल है। इसके बाद हम इयान को एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ उसे ट्रेन में वही मॉडल यानी कि सोफी दिखाई देती है जो कि इयान से कुछ दूरी पर ही बैठी होती है। फिर इयान अपनी जगह से उठता है और सोफी के पास जाकर बैठ जाता है और जब सोफी इयान को देखती है तो वो भी उसे पहचान लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती, यानी कि वो उससे कोई भी बात नहीं करती। और जैसी ट्रेन रुकती है वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तब उसके पीछे पीछे इयान भी चला जाता है जहाँ थोड़ी ही दूर जाने पर वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जहाँ बातों में सोफी इयान को बताती है कि मैं अर्जेंटीना में पैदा हुई थी, लेकिन फिर जब मैं 11 साल की हुई तो तभी से वो अपनी दादी के साथ फ्रांस आ गई थी। तभी ये सुनकर इयान भी सोफी को अपने बारे में बताता है कि मैं असल में एक साइंटिस्ट हूँ और मैं जानवरों की आंखों पर रिसर्च कर रहा हूँ। और सोफी क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, आज तक मैंने जितनी भी आंखों को देखा है उनमें से मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत आंख तुम्हारी लगी। इसी वजह से उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों की तस्वीर बनाई थी क्योंकि तुम्हारे जैसी आंखें मैंने कभी भी नहीं देखी। अब उनकी बातों से उनके बीच एक कनेक्शन बन जाता है जहाँ बाद में सोफी इयान के साथ उसके घर आ जाती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं और काफी अच्छा टाइम वो गुजारते हैं। फिर एक दिन जब वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक सफेद मोर दिखता है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा था। तब उसे देखकर सोफी इयान को बताती है कि इंडियन कल्चर में सफेद मोर को सोल का सिंबल कहा गया है, यानी कि जहाँ पर भी सफेद मोर होगा वहाँ आसपास जरूर कोई ना कोई सोल होगी। तब ये सुनकर इयान उस मोर के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स बताने लगता है और इस बात से हम ये समझ पाते हैं
कि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यानी कि बिल्कुल अलग अलग हैं। वो यहीं पर हम देखते हैं कि इयान अब सोफी के घर पर ही रहने लगा है उसके साथ, जहाँ पर सोफी इयान को अपने पेरेंट्स की तस्वीर दिखाती है। अब उसके पेरेंट्स की तस्वीर को देखकर इयान भी उदास हो जाता है, क्योंकि उनकी तस्वीर को देखकर उसे अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। इसी वजह से वो खुद को संभालते हुए वहाँ से चला जाता है। यही हम सोफी के घर में एक मूर्ति को भी देखते हैं, और ये मूर्ति भी इंडिया से बिलोंग करती थी। और अब ये देखकर हम ये समझ पाते हैं कि सोफी को इंडियन कल्चर से काफी लगाव है, वो इंडियन कल्चर को काफी पसंद करती है। अगले दिन हम इयान और उसकी कोलीग को देखते हैं, जो कि अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, जिसमें एक कीड़ा जिसके पास आंख नहीं थी, वो उस कीड़े को इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आंखें दे रहे होते हैं, क्योंकि इयान का मानना ये था कि हमारी आंखें गॉड का दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि जब इंसान पैदा हुआ तो इंसान की बॉडी में ग्रो करने वाला एक डेवलप्ड ऑर्गन है। इसके बाद इयान घर आकर सोफी को प्रपोज करता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब इस बात के लिए सोफी फौरन मान जाती है, और फिर अगले ही दिन वो दोनों शादी करने के लिए कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें ये पता चलता है कि आज उनकी शादी नहीं हो सकती। तब इस बात से वो दोनों उदास होकर घर वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी इयान के पास उसकी कोलीग का फोन आता है, जो इयान को बताती है कि हम जिस कीड़े पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उसे हम साइंस की मदद से आंखें दे सकते हैं। और अब ये सुनकर तो इयान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसीलिए वो सोफी को भी इस बारे में बताता है और उसे अपने साथ लैब चलने के लिए कहता है। फिर जब इयान और सोफी लैब में आते हैं तो इयान सोफी को अपनी कोलीग से मिलवाता है। यहाँ पर इयान और उसकी कोलीग सोफी को उस कीड़े के बारे में बताते हैं, यानी कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसे आंखें दे रहे हैं। तब ये सुनकर सोफी इयान पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि ये सब कुछ तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि ये नेचर के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि गॉड ने जिस इंसान को जैसा बना दिया, अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये हमारे लिए भी गलत होगा और उसके लिए भी, जिसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये सुनकर इयान उसे साइंटिफिक फैक्ट्स बताता है और काफी समझाता भी है। लेकिन तभी अचानक से सोफी के हाथों से एसिड गिर जाता है, जिसके कुछ छींटे इयान की आंखों में भी चले जाते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होने लगती है, क्योंकि उसकी आंखें बुरी तरह से जलने लगती हैं। तब ये देखकर सोफी काफी घबरा जाती है और वो फौरन से ही इयान की कोलीग को बुलाती है, जो आते ही इयान की आंखों में दवाई डालती है, जिससे उस एसिड का असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। और इसके बाद इयान और सोफी अपने घर आ जाते हैं, जहाँ वो लिफ्ट के जरिए अपने रूम में जा ही रहे होते हैं। तो तभी अचानक से रास्ते में लिफ्ट की एक तार टूट जाती है, जिससे वो लिफ्ट वहीं पर ही रुक जाती है। तब ये देखकर सोफी काफी डर जाती है और घबरा भी जाती है, और इसी वजह से वो रोने लगती है। लेकिन इयान यहाँ पर किसी तरह उस लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन इससे पहले कि वो सोफी को उस लिफ्ट से निकाल पाता, तो वो लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसमें सोफी बुरी तरह फंस जाती है और इसी वजह से उसकी यहीं पर ही मौत हो जाती है। अब ये देखकर इयान काफी दुखी हो जाता है और गहरे सदमे में वो चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफी ने इयान को बताया था कि जब मैं मरूंगी तो मुझे दफनाना नहीं बल्कि मुझे जला देना। इसीलिए अब इयान ऐसा ही करता है, वो उसकी डेड बॉडी को जलाकर उसकी बोन्स को चर्च के पीछे दफना देता है। सोफी को खोने की वजह से इयान इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो नशे करने लगता है, ड्रग एडिक्ट बन जाता है। फिर एक दिन उसके पास उसकी कोलीग की कॉल आती है, जो इयान से कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। घर आकर वो इयान को वही कीड़ा दिखाती है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जहाँ उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी रहा, क्योंकि अब वो कीड़ा देख सकता था। लेकिन उस कीड़े को देखकर इयान को सोफी की याद आने लगती है। वो इतना दुखी हो जाता है कि अपनी कोलीग के गले लगकर वो रोने लगता है। इसके बाद हमें मूवी में 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम इयान को टीवी इंटरव्यू में देखते हैं, जिसमें वो बताता है कि किस तरह मैंने उस कीड़े को आंख देकर नेचर के रूल को बदल दिया। अगले सीन में हम इयान, उसके दोस्त और उसकी कोलीग को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इयान की कोलीग की इयान की फ्रेंड के साथ ही शादी हो गई है, जहां अब उन दोनों का बेबी होने वाला है। और कुछ दिन के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है, जहां पर एक नर्स उस बच्चे की आंखों का आईरिस स्कैन करता है, जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि इस बच्चे की आंखें एक आदमी से मिलती हैं जो कि आर्मी मैन है। लेकिन इस बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता और इस बात को ये कहकर टाल दिया जाता है कि शायद
शायद कंप्यूटर खराब है, उसमें कोई ग्लिच आ गई है। फिर कुछ सालों बाद जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इयान के पास एक डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे कहती है कि हम उस बच्चे पर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। और तब इसके लिए इयान और उसकी कोलीग उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां उस बच्चे को 2 डॉग्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। तब उन डॉग्स में से वो बच्चा एक को सिलेक्ट करता है। इसके बाद उस बच्चे को 2 फीमेल्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उनमें से भी वो एक को सिलेक्ट करता है। उस तस्वीर को सिलेक्ट करते ही वो बच्चा रोने लगता है और तब उनका ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद ये लोग अब वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उस आदमी के बारे में पता लगवाने लगते हैं, यानी जिसकी आंखें उस बच्चे से मिलती थी हूबहू, जिससे इयान को ये पता चलता है कि वो आदमी रहता कहाँ है। इसीलिए अब इयान भी उस जगह पर पहुंच जाता है। वो एक शॉप में जाता है और उस आदमी के बारे में वो पूछने लगता है। और तब यहाँ पर आने के बाद इयान को ये बात पता चलती है कि उस आदमी को तो मरे हुए काफी साल हो गए हैं। और अब यहाँ पर इयान उस आदमी के घर का पता लेकर उसके घर जाने लगता है, जहाँ उसे रास्ते में वही डॉग दिखाई देता है जिसकी तस्वीर को उस बच्चे ने चूज किया था। साथ ही साथ उसे वो लेडी भी दिखती है जिसे देखकर वो बच्चा रोने लगा था। असल में ये औरत उस आदमी यानी कि आर्मी मैन की वाइफ है। अब इस सब के बाद इयान वापिस से अपनी कोलीग के पास आ जाता है, जहाँ वो उसे सारी बात बताता है। इसके बाद इयान अपने दोस्त को घर बुलाकर उसे सोफी की आंखों की तस्वीरें देता है और वो उसे इन तस्वीरों का आईरिस स्कैन करने के लिए कहता है। तब इस पर इयान का दोस्त ऐसे ही करता है, यानी वो सोफी की आंखों का आईरिस स्कैन करने लगता है, जिसके जरिए उसे ये पता चलता है कि 3 महीने पहले ही किसी आदमी का आईरिस स्कैन बिल्कुल सोफी की तरह ही पाया गया है और वो आदमी इंडिया से है। तब ये देखकर इयान की कोलीग उसे इंडिया जाने के लिए कहती है। तब यहाँ पर इयान अपनी कोलीग को बताता है कि सोफी हमेशा ही मुझसे इंडिया की बातें करती रहती थी, साथ ही साथ उसे वहाँ के कल्चर से काफी लगाव भी था। और इसके बाद इयान इंडिया जाने के लिए निकल पड़ता है और दिल्ली आकर वो सीधा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उस आदमी का आईरिस स्कैन हुआ था। यहाँ पहुंचकर इयान एक लड़की से मिलता है जो कि यहाँ की मैनेजर होती है। तब इयान उसे सोफी की आंखें दिखाते हुए उसे कहता है कि कुछ महीने पहले सेम ऐसी आंखें यहाँ पर रजिस्टर हुई थी। तब उन आंखों को देखते ही वो मैनेजर पहचान लेती है और बताती है कि ये आंखें असल में एक छोटी सी बच्ची की हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि इस टाइम वो बच्ची कहाँ पर है। तब ये सुनकर इयान उस मैनेजर से कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं इस बच्ची को ढूंढने में। तब उसकी मदद करने के लिए वो मैनेजर मान जाती है और वो इयान से कहती है कि ठीक है, आप कल आइएगा। फिर अगले दिन वो मैनेजर इयान को लेकर एक जगह पर आती है और वो वहाँ के लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछती है, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उस बच्ची के पेरेंट्स की मौत हो गई है और तो और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसका तो अपना घर भी नहीं है, इसीलिए कोई भी नहीं जानता कि वो बच्ची इस टाइम कहाँ पर है। और तभी यहाँ पर इयान को एक आइडिया आता है, वो सोफी की आंखों की तस्वीर बिल बोर्ड पर लगवा देता है। फिर अगले सीन में हम इयान और उस मैनेजर को एक साथ देखते हैं। यहाँ वो मैनेजर इयान से कुछ सवाल करती है, यानी क्या तुम रिलीजियस हो, क्या तुम गॉड पर यकीन रखते हो। तब ये सुनकर इयान कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं बस साइंटिफिक फैक्ट्स पर ही यकीन रखता हूँ और मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अगले दिन हम इयान को देखते हैं जो कि उस बिली बोर्ड के पास बैठा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर इयान एक बच्ची को देखता है जो कि उस बिली बोर्ड को बड़े ही गौर से देख रही होती है। और जैसे इयान उस बच्ची की आंखें देखता है तो वो इसे पहचान लेता है कि असल में ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे वो ढूंढ रहा है। तब इयान उसके पास जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ही ले जाता है, जहाँ इयान अपनी कोलीग के साथ मिलकर इस बच्ची पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसमें वो इस बच्ची को कुछ तस्वीरें दिखाता है और इन सारी तस्वीरों का ताल्लुक सोफी से था, जिसमें सारे सवालों का जवाब वो बच्ची बिल्कुल ठीक देती है। और फिर बाद में इयान उस बच्ची को 3 लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है और उनमें एक तस्वीर सोफी की भी थी। उन तस्वीरों में से वो बच्ची सोफी को ही चूज करती है और तब यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि असल में इस बच्ची का जो पिछला रूप था, जिसका पिछला जन्म था, वो असल में सोफी का ही था। लेकिन इसके बावजूद भी इयान को इस बात पर यकीन नहीं आता और अब यहाँ पर इयान और वो बच्ची नीचे जाने लगते हैं, लेकिन जैसे लिफ्ट खुलती है तो वो बच्ची काफी डर जाती है और इयान को जोर से पकड़ लेती है और रोने लगती है। और तब ये देखकर इयान को याद आता है कि सोफी की मौत लिफ्ट की वजह से ही हुई थी और लिफ्ट को लेकर सोफी का ये डर उसके इस जन्म में इस रूप में भी है। और तब यहाँ पर इयान को उस मैनेजर की कही हुई बात याद आती है, जिससे इयान फौरन समझ जाता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि साइंस से भी काफी आगे हैं और उन सभी चीजों का, सभी सवालों का जवाब साइंस के पास आज भी नहीं है। यहाँ पर इयान उस बच्ची को अपने गले से लगाता है
और उसे चुप करवाता है, उसे रिलैक्स करता है। फिर वो उसे लिफ्ट से नहीं ले जाता बल्कि वो सीढ़ियों के जरिए उसे लेकर नीचे आता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।